नमस्कार। आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में। संविधान निर्माताओं का लक्ष्य भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना था और इसलिए उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों में ऐसी बातों का समावेश किया जिन्हें कार्य रूप में वर्णित किए जाने पर एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव हो सकती है। नीति निर्देशक तत्व संविधान द्वारा राज्य को प्रदान किए गए ऐसे निर्देश हैं जिनका पालन राज्य के द्वारा समय समय पर या आवश्यक संसाधन उपलब्ध होते ही किया जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित हैं। 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेशों की तरह ही हैं। ये अनुदेश ब्रिटिश सरकार भारत की औपनिवेशिक सरकार को जारी करती थी। यहाँ एक बात ये ध्यान देने योग्य है कि नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति गैर न्यायोचित है, अर्थात इनके हनन होने पर न्यायालय में शरण नहीं ली जा सकते। सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना ही नीति निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। अब हम सभी नीति निर्देशक तत्वों पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 36 कहता है कि राज्य का वही अर्थ है जो भाग 3 में है। अनुच्छेद 37 में उल्लेख है कि भाग 4 के प्रावधान न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, किंतु राज्य का कर्तव्य है कि वह विधि बनाने में इसे लागू करे। अनुच्छेद 38 लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था की बात करता है। 38(1) कहता है कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। 38(2) कहता है कि आय, प्रतिष्ठा, सुविधाएं और अवसर की असमानता को समाप्त करने का राज्य प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। 39(1) कहता है कि पुरुष और स्त्री सभी को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। 39(2) में कहा गया है समाज के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो सके। 39(3) में प्रावधान है अर्थव्यवस्था इस तरह से चले जिससे आर्थिक साधनों का अहितकारी संकेंद्रण न हो। 39(4) में कहा गया है स्त्री व पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। 39(5) कहता है पुरुष और स्त्री कामगारों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न होने पाए। 39(6) में प्रावधान है कि बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। अनुच्छेद 39(a) समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की बात करता है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों के संगठन के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 41 बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता के उपबंध। अनुच्छेद 43 कर्मकारों को निर्वाह योग्य मजदूरी, कुटीर उद्योगों को वैयक्तिक या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयत्न करेगा। 43(k) में कहा गया है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को शामिल किया जाएगा। 43(ख) कहता है कि राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक निर्माण, स्वायत्तीकरण और लोकतांत्रिक नियंत्रण और व्यावसायिक उन्नयन का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 में उल्लेख है कि राज्य भारत के समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा के प्रबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 46 कहता है कि राज्य जनता के दुर्बल वर्गों की, विशेषतः SC/ST की शिक्षा तथा आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा। अनुच्छेद 47 कहता है कि राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है कि वो पोषाहार स्तर, मध्यनिषेध जीवन स्तर व लोक स्वास्थ्य में सुधार करे। अनुच्छेद 48 में कहा गया है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन को प्रोत्साहन देगा। गाय, बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं के नस्लों के परीक्षण और सुधार के लिए उनकी वध रोकने के लिए कदम उठाएगा। अनुच्छेद 48 क्या कहता है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 49 कहता है कि संसदीय विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किए गए कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक स्थान वस्तु का संरक्षण करना राज्य की बाध्यता होगी। अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने का राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि राज्य का अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का है राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का
गैर संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का घर अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। एक प्रकार से अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति को स्पष्ट करता है। संविधान के लागू होने के पश्चात भी कुछ नीति निर्देशक तत्व विभिन्न संशोधनों के द्वारा संविधान में जोड़े गए हैं, जैसे अनुच्छेद 39A जिसमें निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। इसी प्रकार अनुच्छेद 43 के बात करता है औद्योगिक प्रबंधन में कामगारों की भूमिका होनी चाहिए, इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 43 ख सहकारी समितियों के उन्नयन की बात करता है और इसे 97वें संविधान संशोधन 2012 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 45 में 14 की जगह 6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का उपबंध किया गया, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 के पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 39F या 39 बालकों के स्वतंत्र गरिमा में वातावरण के स्वस्थ विकास के अवसर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 38(2) राज्य आय प्रतिष्ठा एवं सुविधाओं के अवसर में असमानता को समाप्त करेगा, यह 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया। इस प्रकार भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों की एक विस्तृत व्यवस्था है, जिसमें आर्थिक सुरक्षा संबंधी निर्देशक तत्व भी हैं, सामाजिक हित संबंधी, न्याय, शिक्षा, प्रजातंत्र, प्राचीन स्मारक, राष्ट्र प्रतीक संबंधी सभी प्रकार के नीति निर्देशक तत्वों की व्यवस्था की गई है, जिनका राज्य समय समय पर पालन करेगा। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों की विभिन्न आलोचकों द्वारा आलोचना भी की गई है, खासतौर पे इस बात पे कि वैधानिक शक्ति का इन तत्वों में अभाव होता है, ये सिर्फ काल्पनिक है और एक संप्रभुता संपन्न राज्य को संविधान निर्देश दे, यह भी संभव नहीं माना जा सकता। परंतु नीति निर्देशक तत्वों का अपना महत्व है, क्योंकि इनके पीछे जनमत की शक्ति है। नीति निर्देशक तत्वों का महत्व नैतिक आदर्शों के रूप में है, साथ ही ये शासक के मूल्यांकन का आधार भी है। इनसे कम से कम राज्य को एक आदर्श स्थिति का पता होता है, जिसकी ओर बढ़ने के लिए राज्य को निरंतर प्रयत्न करते रहना है। धन्यवाद।